नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जगदीश चंद्र माथुर लिखित पाठ सदा नीरा का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो पाठ का नाम ओ सदा नीरा और इसके लेखक जगदीश चंद्र माथुर। मैं आपको ये बताऊं कि जगदीश चंद्र माथुर साहित्यकार कम, वे प्रशासक ज़्यादा थे। वे प्रशासक थे। अब ये कहना है कि उनकी नौकरी जो थी वो वैशाली डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने बहुत दिनों तक नौकरी की। प्रशासक थे यहाँ के। तो यहाँ रहते हुए उन्होंने गंडक नदी के आसपास के क्षेत्रों का व्यापक अध्ययन किया और इसी को उन्होंने अपने इस पाठ का ध्येय बनाया, थीम बनाया। जो पाठ आपको पढ़ना है वह गंडक नदी क्या है? तो नदी है जो नेपाल से, हिमालय से तो निकलती ही है, और नेपाल होते हुए चंपारण जिले में बिहार में पहुंचती है और उसके बाद बहुत सारे ज़िलों को पार करती हुई अंत में वैशाली जिला अर्थात हाजीपुर में आकर के कौनहारा घाट पर वह गंगा नदी में मिल जाती है। तो वहाँ से ये चंपारण से लेकर के हाजीपुर तक की यात्रा गंडक नदी की है। और इस नदी की क्या खूबी है, इस नदी के किनारे किनारे कौन कौन से वृक्ष होते हैं, इस नदी के दोनों तरफ, मतलब इस नदी का क्षेत्र आपको समझिए कि वो गंडक नदी के पश्चिम साइड में देखिएगा तो वो उत्तर प्रदेश तक इसका प्रभाव है और पूरब में तो है ही। तो ये पूरा पूर्वांचल क्षेत्र कहिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर के ये बिहार, तो ये गंडक नदी के दोनों तरफ जो जीवन है, जो संस्कृति है, राजनीतिक व्यवस्था है, सामाजिक परंपराएं हैं, मनुष्य का स्वभाव कैसा है, यहाँ की भौगोलिक स्थिति कैसी है, यहाँ के ऐतिहासिक सत्य कैसे हैं, इन बातों पर यह लेख है। तो सदा नीरा का मतलब होता है गंडक नदी, जिसका नाम नारायणी नदी भी है। और यह नदी कितना महत्वपूर्ण है इसको जगदीश चंद्र माथुर ने समझने का प्रयास किया। तो हम लोग जो ये गंडक नदी के आसपास के लोग हैं वो निश्चित रूप से अपने जीवन में गंडक नदी का बहुत बड़ा रोल, बड़ी भूमिका महसूस करते हैं। तो इतना ही है ये पाठ। दोनों तरफ, गंडक नदी के दोनों तरफ जनजीवन पर टिप्पणी इस पाठ में है। भौगोलिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, वन्य जीवन, पर्यावरण, मानव जीवन की अन्य समस्याएं, इन सबों पर जगदीश चंद्र माथुर ने अध्ययन किया है, क्योंकि वे वैशाली जिला के बहुत दिनों तक प्रशासक थे। तो उस रूप में उनका अध्ययन रिमार्केबल है, बहुत ही प्रशंसनीय है, ध्यान देने योग्य है। तो अब ये जो मेरा ये पाठ है आपको, ये ऑलरेडी मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ ये पढ़ाया हुआ है और बहुत सारे आप में से अच्छे व्यूअर्स ने कमेंट किया है कि इसको ज़रा और डिटेल में पढ़ाया जाए। तो डिटेल में पढ़ाना है मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका उद्देश्य है परीक्षा में अच्छा से अच्छा अंक लाना। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि मैटर समझना यह है कि ये गंडक नदी को सदा नीरा कह के संबोधित किया गया है। और सदा नीरा, जहाँ जिसमें जल कभी सूखता नहीं है, सदा नीरा, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा सदा नीरा, क्योंकि इसमें पानी कभी सूखता नहीं। और इसके दोनों तरफ के मैदान, वहाँ का जीवन इस पाठ का मुख्य थीम है, मेन थीम है। ये आपको सदा नीरा में पढ़ना है। तो परीक्षा में आपको क्या हो सकता है? तो परीक्षा में आपको सबसे बड़ी बात यह है कि आ सकता है कि इसका सारांश लिखिए। सारांश भी आ सकता है। तो जब जगदीश चंद्र माथुर का लिखा यह पाठ
परीक्षा में सारांश के लिए आएगा तो आप क्या करेंगे? तो आपको लिखना चाहिए कि जगदीश चंद्र माथुर एक महान लेखक तो हैं ही, वे नाटककार भी हैं, वे संस्कृति कर्मी भी हैं, वे अच्छे प्रशासक भी थे। इतिहास, संस्कृति, परंपराओं, लोक वार्ताओं, इन सबों की भूमिका उनके दृष्टिकोण को परिमार्जित करने में स्पष्ट होती है। तो माथुर साहब का यह निबंध सदा नीरा, गंडक को निमित्त बनाकर, गंडक को संबोधित करके, ओ सदा नीरा, ओ लगा करके संबोधन किया गया। सदा नीरा गंडक नदी को एक लिविंग बीइंग बना करके उसको संबोधित किया जा रहा है कि हे सदा नीरा, तुम ऐसी हो, तुम्हारी कहानी ये है। तो इस प्रकार से उसके इर्द गिर्द की झांकी प्रस्तुत की गई है। चंपारण का इतिहास अपने में अनेक संस्कृतियों को समेटे हुए है। यहाँ बाहरी आक्रमण भी होते रहे हैं। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार यहाँ 12वीं शताब्दी से लगभग 300 वर्षों तक कर्नाट वंश का शासन था। कर्नाट वंश प्रथम राजा नान्यदेव, चातुक्य नृपति सोमेश्वर पुत्र, विक्रमादित्य के सेनापति, नेपाल और मिथिला की विजय यात्रा पर आए और फिर यहीं बस गए। इसके फलस्वरूप सुदूर दक्षिण भारत का रक्त तथा संस्कृति इस प्रदेश में घुल मिल गए तथा यहाँ की निधि बन गए। यहाँ वे मिल गए आकर के। चंपारण की पावन भूमि कभी गौतम की कर्मस्थली, गौतम बुद्ध किए उनका जो काम हुआ इसी इलाके में हुआ। तो ये गौतम बुद्ध की कर्मस्थली है और महावीर की जन्मस्थली है। बौद्ध एवं जैन तीर्थ स्थल, स्तूप, स्मारक एवं स्तंभों से चंपारण भरा पड़ा है। सम्राट अशोक के समय को लौड़िया नंदनगढ़ का सिंह स्तंभ अपने शिलालेख द्वारा उस समय की शासन व्यवस्था का एक दस्तावेज है। पवित्र नदी गंडक नदी इस भूमि को अपने स्पर्श से पवित्र करती रहती है। हिमालय की तराई त्रिवेणी भैंसालोटन के निकट वह जगह है से चलकर सोनपुर के हरिहर क्षेत्र तक गंडक के किनारे पर अनेकों तीर्थों के अवशेष एवं समाधियां बिखरी पड़ी हैं। मानव ने बड़ी निर्ममता से धरती के ऊपर अनेक अत्याचार किए, वृक्ष काट डाले विकास के नाम पर। उसने विनाश किया, धरती को हरित रहने से वंचित कर दिया। महात्मा गांधी के चंपारण आगमन के बाद चंपारण की धरती पवित्र हो गई, महान हो गई, प्रसिद्ध हो गई। वे 1917 में अप्रैल माह में यहाँ आए थे। गांधी जी चंपारण की जनता को भय और अत्याचार के चंगुल से बचाने के लिए वहाँ के कुछ स्थानीय व्यक्तियों के कहने पर आए। गांधी जी वहाँ की ग्रामीण जनता की सामाजिक अवस्था के सुधार को दृढ़ संकल्पित थे। चंपारण में बहने वाली नदियों का कटाव, गंडक नदी जैसे पंडई, भसान, सिकराना, ये सब नदियां हैं। इनके द्वारा समस्याएं भी पैदा होती हैं। बाढ़ आती है, उसकी विनाश लीला देखने में आती है। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, अनियमित तथा कम मात्रा में वर्षा का होना इस क्षेत्र की यह समस्या है। परंतु लेखक गंडक घाटी योजना द्वारा बनने वाले नहर तथा बराज से बहुत आशान्वित हैं। नहर और बराज का निर्माण हुआ गंडक घाटी योजना के अंतर्गत। लेखक को उससे बहुत उम्मीदें हैं। लेखक परम पावनी गंडक को सदा नीरा, ओ चकड़ा, नारायणी, महागंडक
आदि नामों से संबोधित किया। और गंडक को लोग पूजते हैं कि इसकी नींव बहुत गहरी है। यहाँ जो कल्चर है, जो संस्कृति है, वह नष्ट होने वाली नहीं है, भले ही इस क्षेत्र में समस्याएं हैं। अब देखिए कि सदा नीरा नदी में अगर आपको नौका विहार करना हो तो नौका विहार का इस पाठ में प्रसंग है जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसको आप याद रखें कि लेखक ने सरैया मन में, एक मन है जिसका नाम है सरैया मन, में नौका विहार का वर्णन किया है। मन को आप छोटा सा झील कह सकते हैं। चौर में पानी फैला रहता है कम मात्रा में बहुत दूर तक, और पानी ज़्यादा एक जगह जमा हो जाए गड्ढा में, वह झील जैसा हो जाए, तो वह मन है। मन झील से छोटा होता है साइज में। तो नौका विहार का वर्णन किया है। सरैया मन के चंपारण के बेतिया नगर से 4 मील दूरी पर है। सरैया मन की बात करते हैं तो कहाँ पर है? तो चंपारण के बेतिया नगर से 4 मील दूर है। रास्ता उबड़ खाबड़ है। वह जंगल के बीच से गुजरता है। उसमें सागवान, यूकलिप्टस, आम आदि के पेड़ जंगल विभाग की देखरेख में लगाए जा रहे हैं। इसके 1 मील आगे सरैया मन अवस्थित है, जहाँ विशाल ताल के 3 ओर जल एवं एक ओर टापू सा दृश्य बड़ा सुंदर प्रतीत होता है। नौका विहार के क्रम में चांद की शीतल छाया कभी कभी नौका पर पड़ती है। इसका जल बड़ा स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक है। सरैया मन के किनारे की ओर जामुन के वृक्ष लगे थे, जिसका फल सरैया मन में झड़कर गिरता है, जो इसके जल को स्वास्थ्यवर्धक बनाता है। कई बीमार लोग इसका जल अपने घरों में पीने के लिए रखते हैं और उससे उनको लाभ होता है। औषधीय प्रयोग भी इसके जल का होता है। तो ये नौका विहार में लेखक को इन बातों की जानकारी हुई। गांधी जी का ये सदा नीरा निबंध में गांधी जी से जुड़े प्रसंगों को आप अपने शब्दों में व्यक्त करें। ठीक है? तो महात्मा गांधी जब चंपारण की धरती पर आए तो एक बहुत बड़ी घटना हुई। वह साल था सन 1917, अप्रैल का महीना। गांधी जी चंपारण की रैयत को भय और अत्याचार के चंगुल से बचाने के लिए वहां के कुछ स्थानीय व्यक्तियों के कहने पर आए थे। गांधी जी ने वहां की ग्रामीण जनता की सामाजिक अवस्था के सुधार का कार्य किया। गांधी जी ने अपने प्रसंगों में निम्न सीख भी दी। उनकी पहली सीख है निर्भीकता की भावना स्वयं में उत्पन्न करना। निर्भीकता की भावना स्वयं में उत्पन्न करना, जिसका मतलब हुआ कि अपने कर्तव्य का पालन भय रहित होकर साहसपूर्वक करना चाहिए। दूसरी सीख जो उन्होंने दी, किसी समस्या या विवाद के समाधान में तब तक सहयोग नहीं करना चाहिए जब तक स्वयं आँखों से उसे देख न लें। कहने सुनने के आधार पर नहीं, आँख से देखने के बाद, मतलब कन्फर्म हो लेना चाहिए, तब किसी मैटर में पढ़ना चाहिए। तथ्यों की जांच पड़ताल करने के बाद ही उस पर यकीन करना चाहिए। ठीक है? और इस प्रकार से जब पूरी जानकारी आपको मिल जाए तब आप सत्य के पक्ष का अनुसरण करें। तो ये गंडक नदी के किनारे हम लोग घूम रहे हैं। अब मेरे दोस्तों, हम लोग इस पर यह ध्यान देंगे कि इस पाठ के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। तो सबसे पहला प्रश्न जो आपके सामने आता है वो है, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता के क्या कारण हैं? तो बाढ़ की प्रचंडता के कारण क्या हैं वो ऐसे लिखें आप। इस क्षेत्र में बाढ़ का प्रमुख कारण जंगलों का कटना है। वो तो पूरे पर्यावरण की समस्या है, जंगलों का कटना। वन के वृक्ष जल राशि को अपनी जड़ों में थामे रहते हैं, नदियों को उन्मुक्त नवयौवना बनने से बचाते हैं।
ऐसे नदियाँ युवती की तरह व्यवहार करती हैं, किसी का कहा नहीं मानती। उत्ताल वृक्ष नदी की धाराओं की गति को भी संतुलित करने का काम करता है। जल राशि नदी की सीमाओं से ज़्यादा हो जाती है तब बाढ़ आती है, लेकिन जब बीच में उनकी शक्तियों को ललकारने वाले गगनचुंबी वन हों तब बाढ़ नियंत्रित हो जाती है, प्रचंड कालिका रूप धारण कर लेती है। अगर ऐसा नहीं है तो नदी क्या हो जाती है, तो प्रचंड कालिका रूप धारण करती है। भयंकर बाढ़ आने पर वृक्ष उस प्रचंडिका को रोकने वाले हैं। चंपारण में वृक्षों को काटकर कृषि युक्त समतल भूमि बनाया गया है विकास के नाम पर, अन्न उत्पादन के लिए। तो अब उन्मुक्त नवयौवना को रोकने वाला कोई नहीं रहा, पेड़ नहीं है, इसलिए अपनी ताकत का ज्ञान कराती रहती है यह नदी। और मानव के कर्मों का अट्टहास करने के लिए, उसे दंड देने के लिए नदी में भयानक बाढ़ आते रहते हैं यदा कदा। इतिहास की क्रीमियाई प्रक्रिया का क्या आशय है? तो क्रीमियाई प्रक्रिया का मतलब है कि जब पारा को सोना में बदलने की एक प्रक्रिया होती है, इसे बोलते हैं क्रीमियाई प्रक्रिया। पारा को सोना में बदलते हैं। जैसे जब पारे को कुछ विलेपनों के द्वारा कुछ लेप लगाकर उसके हाई टेम्परेचर पर, उच्च ताप पर उसको हीटेड करते हैं, गर्म करते हैं, और इस प्रकार से सोना बनता है। तो लेखक के पाठ के संदर्भ में क्रीमियाई प्रक्रिया का आशय देते हुए लेखक का कहना है कि जिस प्रकार पारा एक दूसरे प्रकार का पदार्थ है और उसे कुछ पदार्थों के संगम से बिल्कुल भिन्न पदार्थ का उद्भव किया जाता है, उसी तरह सुदूर दक्षिण की संस्कृति और रक्त इस प्रदेश की निधि बनकर एक अन्य संस्कृति का निर्माण कर गए। दक्षिण के लोग यहाँ आए और बस गए और एक नई संस्कृति यहाँ बन गई। तो अब मेरे दोस्तों, ये धांगर शब्द का क्या अर्थ है? धांगर शब्द का अर्थ ओरांव भाषा में है भाड़े का मजदूर। धांगर एक आदिवासी जाति है जिसे 18वीं शताब्दी के अंत में नील की खेती के सिलसिले में दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर पठार से चंपारण के इलाके में लाया गया था। धांगर जाति आदिवासी जातियों ओरांव, मुड़ा, लोहार इत्यादि के वंशज हैं, लेकिन ये अपने आप को आदिवासी नहीं मानते हैं। धांगर मिश्रित ओरांव भाषा में बात करते हैं। धांगरों का सामाजिक जीवन बेहद उल्लासपूर्ण होता है। स्त्री पुरुष ढलती शाम के मंद प्रकाश में सामूहिक नृत्य करते हुए देखे जाते हैं। थारुओं की कला का परिचय पाठ के आधार पर दें। थारुओं की गृह कला अद्भुत है। कला उनकी दैनंदिन जिंदगी का अंग है। धान पात्र सीक का बनाया जाता है, आकर्षक रंगों और डिजाइन में। सीक और मूंज से घरेलू उपयोगिता के सामान बनाने में उनकी कोई बराबरी नहीं। उनके गृह सामानों में उनकी कला और उसके सौंदर्य की झलक मिलती है। धवल सीपों और बीज विशेष से बनाए जाने वाले आभूषण उनकी संस्कृति की झलक दिखलाते हैं। इसका उदाहरण लेखक ने नववधू के अपने प्रियतम को कलयुग कराने के संदर्भ में झंकृत होने वाली वेणियों से दिया है। उनकी कला उनकी मधुर और स्निग्ध संस्कृति की मनमोहक झलक दिखलाती है। अंग्रेज नीलहे किसानों पर क्या अत्याचार करते थे? इतिहास का प्रश्न। अंग्रेज नीलहे किसानों पर बहुत अत्याचार करते थे। किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराई जाती थी। हर 20 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य था। इसे 3 कठिया प्रणाली कहा जाता था। नील की खेती जिस भूमि में की जाती थी उसकी उर्वरा शक्ति लगभग समाप्त हो जाती थी, भूमि बंजर हो जाती थी। केमिकल रंगों के इजाद होने के बाद 3 कठिया से मुक्ति पाने के लिए किसानों को मोटी रकम गोरे ठेकेदारों को देना पड़ता था,
जिस रास्ते पर साहब की सवारी जाती थी उस पर हिंदुस्तानी अपने जानवर तक नहीं ले जा सकते थे। साहब के यहाँ कुछ भी हो तो सारा खर्च रैयत को देना पड़ता था। ये अंग्रेजों के अत्याचार थे नीलहे किसानों पर। गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेजों ने क्यों दिलचस्पी नहीं ली? तो गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेजों को दिलचस्पी नहीं थी, इसके कुछ कारण हैं। अंग्रेज किसानों पर बेहद अत्याचार करते थे, पहला कारण। बागी विचारों के संप्रेषण को फैलने से बचाने के लिए, बागी विचार फैले नहीं उससे बचाने के लिए उन्होंने गंगा पर पुल बनाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। उनको लगा कि पुल बनाने से उनका संप्रेषण दूर तक हो जाएगा, जो अंग्रेजी सरकार के लिए ठीक नहीं होगा। बिना परिवहन के साधन के विचारों का संप्रेषण नहीं हो पाता है, वह स्थानिक रह जाता है। इसे आसानी से दबाया जा सकता है। गंगा पर पुल बन जाने से अंग्रेजों को डर था कि दक्षिण बिहार के बागी विचार वहां भी न पहुंच जाएं और शेष भाग का सहयोग उन्हें न मिल जाए। यह उनकी सत्ता के लिए बहुत खतरनाक था। चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किया? चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने बहुत कुछ किया। उनका विचार था कि ग्रामीण बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था किए बिना केवल आर्थिक समस्याओं को सुलझाने से काम नहीं चलेगा। ठीक, तो और क्या होना चाहिए? तो उन्होंने 3 गांवों में आश्रम विद्यालय स्थापित किया। बरहड़वा में एक, मधुबन में और भितिहरवा में, 3 जगह। कुछ निष्ठावान कार्यकर्ताओं को तीनों गांवों में तैनात किया। बरहड़वा के विद्यालय में श्री बब्बन जी गोखले और उनकी विदुषी अवंतिका बाई गोखले ने चलाया। अवंतिका बाई याद रखेंगे, गोखले ने चलाया। मधुबन में नरहरि दास पारीख और उनकी पत्नी तथा अपने सेक्रेटरी महादेव देसाई को नियुक्त किया। भितिहरवा में वयोवृद्ध डॉक्टर देव और सोपन जी ने चलाया। बाद में पुंडलिक जी गए, स्वयं कस्तूरबा भितिहरवा आश्रम में रहीं और इन कर्मठ और विद्वान स्वयंसेवकों की देखभाल की। गांधी जी के शिक्षा संबंधी आदर्श क्या थे? गांधी जी शिक्षा का मतलब सुसंस्कृत बनाने और निष्कलुष चरित्र निर्माण समझते थे। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आचार्य पद्धति की समर्थक थे। बच्चे सुसंस्कृत और निष्कलंक बने, इसके लिए उन्हें ज्ञानियों का सानिध्य प्रदान किया जाना चाहिए। अक्षर ज्ञान को इस उद्देश्य के लिए वो साधन मात्र मानते थे। साधन है, अक्षर ज्ञान पहली सीढ़ी है, इसके बगैर तो कुछ पढ़ाई लिखाई हो ही नहीं सकती है। वर्तमान शिक्षा पद्धति को वे खौफनाक और हेय मानते थे, क्योंकि शिक्षा का मतलब है बौद्धिक और चारित्रिक विकास, लेकिन यह पद्धति उसे कुंठित करती है। इस पद्धति में बच्चे को दस्तावेज रटाया जाता है ताकि चलकर वे क्लर्की कर सकें, जो अंग्रेजी शिक्षा थी। उनका सर्वांगीण विकास सरकार का सरोकार नहीं रह गया था। जीविका के लिए नए साधन सीखने के इच्छुक बच्चों के लिए औद्योगिक शिक्षा के पक्षधर थे वे। तात्पर्य यह न था कि परंपरागत व्यवसाय में खोट है, वरन यह कि हम ज्ञान प्राप्त कर उसका उपयोग अपने पेशे और जीवन को परिष्कृत करने में करें। ये गांधी जी के विचार थे। प्रश्न संख्या 9, पुंडलीक जी कौन थे? तो पुंडलीक जी कौन थे, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह एग्जाम में भी आ सकता है पुंडलीक जी के विषय में। तो पुंडलीक जी भितिहरवा आश्रम विद्यालय के शिक्षक थे। गांधी जी ने उन्हें बेलगांव से सन 17 में बुलाया था, शिक्षा देने और ग्रामीणों के भय को दूर करने के लिए। पुंडलीक जी गांधी जी के आदर्शों को सच्चे दिल से मानते थे। वे बड़े निर्भय पुरुष थे। पहले एक नियम था, साहब जब आए तो गृहपति उसके घोड़े की लगाम पकड़े। एक दिन एमन साहब आए, जो उस समय बड़े ऑफिसर थे और उनका रोब धाक था।
अत्याचारी भी थे वे। तो पुंडलिक जी ने उनको बोला कि उनको बाहर नहीं आना है तो मेरी कक्षा में आएँ। उन्होंने उस ऑफिसर को ही बोला कि आप मेरे यहाँ आइए। पहले वाले सारे लोग उनके आने पर, अफसर के आने पर बाहर निकल जाते थे, स्वागत करते थे। ये पुंडलिक जी बाहर नहीं गए, वे अफसर को ही बोले कि आपको भीतर आना है तो आइए। नहीं, उसे आना है तो मेरी कक्षा में आए, मैं लगाम पकड़ने की नहीं जाऊँगा। लोग घोड़े की लगाम पकड़ते थे जा करके। पुंडलिक जी ने गांधी जी से सीखी निर्भीकता गाँव वालों को भी दी। वही निर्भीकता चंपारण अभियान की सबसे बड़ी देन है। गांधी जी के चंपारण आंदोलन की किन 2 सीखों का उल्लेख लेखक ने किया है? इन सीखों को आज आप कितना उपयोगी मानते हैं? ठीक है, गांधी जी के जो प्रसिद्ध 2 सीख हैं उनमें पहला है निर्भीकता और दूसरा है सत्य का आचरण। आप डरे नहीं, डर के आगे जीत है। और सत्य का आचरण करें। और सत्य का आचरण कैसे करें कि सत्य वो नहीं है जो कोई कह देता है। सत्य को अपने स्तर से आप परखिए, समझिए कि फैक्ट क्या है, तथ्य क्या है। और जब सत्य का ज्ञान हो तब उसकी प्राप्ति के लिए संघर्ष करें। ये सत्य के लिए संघर्ष गांधी जी का नियम था। तो क्या हुआ, गांधी जी ने दो बातें हमें सिखलाई। पहली निर्भीकता, डरिए मत, और दूसरा है सत्य आचरण। सत्य आचरण नहीं होगा तो आप किसी काम के नहीं हैं। डर जाएंगे तो आपसे जीवन में कुछ नहीं होगा। अर्थ स्पष्ट करें। निम्नलिखित ये 12वां का, उसके पहले 11वां। यह पाठ आपके समक्ष कैसे प्रश्न खड़ा करता है? यह पाठ हमारे समक्ष बहुत सारे प्रश्न खड़ा करता है कि पेड़ों की कटाई से सदानीरा के आसपास जो बाढ़ आती है, तो अगर पेड़ पर्याप्त हों तो बाढ़ नियंत्रित हो सकती है। दूसरा, इस इलाके में गरीबी भी है, तो गरीबी का भी समाधान होना चाहिए। तीसरा, गांधी जी ने अशिक्षा और गरीबी के लिए प्रयास किए, लेकिन आज भी वह प्रयास कुछ बाकी है। हमारा काम है कि उस प्रयास को संपूर्ण करें। चौथा, यह क्षेत्र सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बहुत ही प्राचीन एवं महत्वपूर्ण है। यह ज्ञानियों की धरती रही है। यह गौतम बुद्ध की जन्मस्थली नहीं, गौतम बुद्ध की कर्मस्थली और महावीर की जन्मस्थली रही है। तो इस क्षेत्र का विकास कैसे हो, यही कुल मिलाकर सबसे बड़ा प्रश्न है जो किसी भी पाठक के समक्ष खड़ा होना चाहिए। अब अर्थ स्पष्ट करना है कि वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। धर्मांध मानव भी बहुत सारी बातों को नहीं सुनते हैं, और वसुंधरा भोगी जो लोग यह कहते हैं कि विकास के लिए कुछ भी किया जा सकता है, वे लोग भी सत्य को नहीं स्वीकार करते हैं। तो वसुंधरा का भोग करने वाले, धरती का भोग करने वाले लोग अंधाधुंध पेड़ों की कटाई करते हैं, इसका दोहन करते हैं, तो वे भी इसका कहीं ना कहीं विनाश करते हैं। और धर्मांध मानव भी तर्क और ज्ञान की बात नहीं सुनते, वे सिर्फ विश्वास की भाषा बोलते हैं। तो ये भी एक ही तरह के लोग हुए जो वस्तु स्थिति से बहुत दूर हैं। इसीलिए कहा जा सकता है ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ये प्रस्तुत पाठ सदानीरा जो जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखित है में हमने पाया। कैसी है चंपारण की यह भूमि? मानव विस्मृति के हाथों अपनी बड़ी से बड़ी निधियों को सौंपने के लिए प्रस्तुत रहती है। तो ये भी है कि इतनी बड़ी भूमि, इतना विशाल क्षेत्र, इतनी व्यापक संस्कृति प्राकृतिक आपदाओं से 2-4 होती रहती है, जिसका इतिहास इतना महान है, जिसकी संस्कृति इतनी व्यापक है, जिसके आसपास जनसंख्या बहुत बड़ी है, वन्य क्षेत्र है, और तब भी यहाँ गरीबी है। तो यह सोचनीय है, कहीं ना कहीं हमारे विचारों के कारण ऐसा है। हमें अपने जीवन पद्धति को बदलना चाहिए अगर हमें सही मायने में इसके लिए कुछ करना है तो। और नहीं करना है तो बस कोई बात नहीं है, पढ़ते रहिए और सुनते रहिए। लेखक ने पाठ में विभिन्न जाति के लोगों के विभिन्न स्थानों से आकर चंपारण और उसके आसपास बसने का जिक्र किया है। वे कहाँ से और किस लिए वहाँ आकर बसे। तो सबसे पहले कर्नाट वंश के लोग यहाँ आए, दक्षिण से आए।
यहाँ आकर प्रदेश के रक्त और निधि बन गए। कर्नाट वंश के लोग मिथिला और नेपाल विजय के लिए आए थे। थारू और धांगड़ जातियाँ यहाँ आजीविका के खोज में आई। यहाँ धांगड़ों को गोरे अंग्रेज और रामनगर के तत्कालीन राजा नील की खेती के लिए लाए थे। दक्षिण बिहार के गया जिले से भुइयाँ लोग भी इसी तरह नील की खेती के लिए हिमालय की तलहटी में लाए गए। संभवतः यह मुसहर वर्ग के अंग है। राजकुल वंश के वंशज आक्रमणकारियों से त्रस्त होकर यहाँ आए। उर्वरा भूमि से संपदा प्राप्त करने के लिए पछाही जमींदारों और गोरे साहब ब्रिटिश साम्राज्य के कोने में वैभवशाली साम्राज्य स्थापित करने आए। यहाँ पूर्वी बंगाल के शरणार्थी भी त्रस्त होकर यहाँ आए। यहाँ के अशोक स्तंभ स्पष्ट तौर पर बताते हैं कि यहाँ कभी मौर्य साम्राज्य का शासन रहा होगा। ठीक है, नारायण का रूपक रचता है और वह सांग रूपक है। रूपक का पूरा वर्णन प्रस्तुत कीजिए। रूपक है, तुलना करते हैं। कपिलवस्तु से मगध के जंगलों तक की यात्रा बुद्ध ने नदी के किनारे किनारे की। चौर और मन में अंतर यह है कि चौर का क्षेत्रफल बड़ा होता है, मन का क्षेत्रफल छोटा होता है। मन की गहराई ज़्यादा होती है, चौर की गहराई उससे कम होती है। ठीक है, नीलहे गोड़ों और गांधी जी से जुड़े प्रसंगों को अपने शब्दों में लिखिए। ये तो इतिहास का प्रश्न है, आप लिख सकते हैं इसको। लेखक नारायण का रूपक रचता है। ये नारायण का ही पूरा दृश्य है। नारायण के नाम पर ही नदी का नाम नारायणी है, तो भगवान विष्णु भगवान से संबद्ध ये नदी है। और रूपक है कि हम लोग उसको उन्हीं के आदेश से करते हैं, उन्हीं के जैसा यह है, उनके जीवन के जो महान उद्देश्य हैं, जो उनकी खूबियां हैं, उनको हम लोग दर्शित पाते हैं इस क्षेत्र में। तो उसी को तुलना के रूप में, एक रूपक के रूप में दिखाने का प्रयास किया गया है। इस प्रकार से ये आपको हुआ। तो कुछ और प्रश्न इसमें हो सकते हैं, जैसे कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ। तो उनका जन्म हुआ था 16 जुलाई 1917 ईस्वी को शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश में। माथुर की कृतियों के नाम बताइए। तो भोर का तारा, मेरे सपने, कोणार्क, बंदी शारदिया। उनकी प्रथम रचना किस विधा से संबंध रखती है। तो उत्तर है एकांकी, मेरी बांसुरी। ओ सदा नीरा निबंध किस संग्रह से उद्धृत है। बोलते क्षण। ओ सदा नीरा किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है। गंडक। ओ सदा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र संस्कृति पर लिखी गई है। तो चंपारण। ओ सदा नीरा नामक नाटक के लेखक कौन हैं। जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ। तो इनका जन्म हुआ 1917 में। भोर का तारा निबंध नामक निबंध के लेखक कौन हैं। जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, तो फिर हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूची लेकर के आपके समक्ष आएंगे। मैं ज़रूर आऊँगा। आपने इसको देखा, इसके लिए थैंक यू। प्लीज़ अपना कमेंट करेंगे ये कैसा लगा। थैंक यू फॉर व्यूइंग। हैव ए नाइस डे।